हेलो फोक्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन मे 25 से रिलेटेड डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके जुडिशियल अपडेट्स हैं और स्टेटूटरी अपडेट्स हैं वो फटाफट कर लेंगे। 10 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत आसान है। पहले देखो क्या दे रखा है। पहला जुडिशियल अपडेट क्या है कि भाई वेदर द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक्स, ठीक है ना, फॉर द ब्रोकन पीरियड ऑन द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी क्लेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो बैंक है ये इन्वॉल्व है इन द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अच्छा, आपको जो एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक एच बैंक है और एक एस बैंक है। ये है एच, ये है एच और ये है बेसिकली एसबीआई, ठीक है ना। एक सिक्योरिटी है, एसबीआई क्या कर रही है, एचडीएफसी से जो है बेसिकली एक सिक्योरिटी को परचेस कर रही है। ये जो सिक्योरिटी है इसका बेसिकली ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है 31 मार्च। तो हर साल 31 मार्च को क्या होता है, बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है, ड्यू होता है। अच्छा, मोटा मोटा एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है, एसबीआई को सिक्योरिटी बेच रही है और एसबीआई सिक्योरिटी परचेस कर रही है किससे, एचडीएफसी बैंक से। अच्छा, कब परचेस कर रहे हैं अपन, 30 जून 2024 को परचेस कर रहे हैं। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। ये सिक्योरिटी पहले किसके पास थी, एचडीएफसी बैंक के पास थी। 31 नहीं, 30 जून से पहले, 30 जून से पहले 31 मार्च 2024 आया होगा, 31 मार्च 2024 आया होगा। अच्छा, उस समय 31 मार्च 2024 को ये सिक्योरिटी एचडीएफसी बैंक के पास होगी। तो इस सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट मिला होगा वो एचडीएफसी बैंक को मिल गया होगा। अच्छा, इसके 3 महीने बाद एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है, एचडीएफसी बैंक जो है बेसिकली एसबीआई को ये सिक्योरिटी बेच रही है। तो मोटा मोटा 31 मार्च से लेके 30 जून तक, मतलब ये जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, ये जो 3 महीने का जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो भी एचडीएफसी बैंक को मिलना चाहिए ना, वो भी जो है एचडीएफसी बैंक को मिलना चाहिए। तो जब एचडीएफसी क्या कर रही है, एसबीआई को ये सिक्योरिटी बेच रही है, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई सेल प्राइस कितना है, 1000 है। तो एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है, एसबीआई से जो है ये 3 महीने का जो अक्रूड इंटरेस्ट है, ये 3 महीने का जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो भी क्या कर रही है, रिकवर कर रही है। तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज है। तो मोटा मोटा एसबीआई ने क्या करा है, एसबीआई ने जो है क्या करा है, 1100 में, ये 1100 में जो है सिक्योरिटी खरीदी है। अब सवाल ये आता है कि जो एसबीआई है, जो एसबीआई है उसने क्या करा है, ये जो ब्रोकन पीरियड का, ये जो ब्रोकन पीरियड का बोले तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक को पे करा है। क्या एसबीआई इसको जो है अपनी बुक्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकती है? तो बेसिकली सरकार ने कहा कि भाई अगर जो एसबीआई बैंक है वो क्या करती है, इस सिक्योरिटी को एज एसआईटी होल्ड करके बैठी है, मतलब स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करके बैठी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। अगर ये जो परचेजर बैंक है एसबीआई है, ये क्या करती है, सिक्योरिटी को एज ए कैपिटल एसेट होल्ड करके बैठी है, तो आपको जो है डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। वेरी इजी, वेरी लॉजिकल, धन्यवाद, समझ आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गया अपना जुडिशियल अपडेट नंबर 1। जुडिशियल अपडेट नंबर 2 पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। इन लोगों ने कहा कि भाई वेदर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी, एक एसएससी है उसने क्या करा है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा है फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो वेदर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट विच ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांस विच ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैड टू बी अबेंडेंट कैन बी क्लेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मोटा मोटा इन लोगों ने ये कहा कि भाई एक एसएससी है, एक एसएससी है, वो क्या करता है, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस करता है। वो जो है क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस करता है। उसने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट लोगों को जो है एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। लोगों को एडवर्टाइजमेंट देने की सर्विसेज देने के लिए, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज देने के लिए क्या करा, एक सॉफ्टवेयर बनाया। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या हुआ, बेसिकली अबेंडन करना पड़ा, क्योंकि उसमें क्या हो गए, क्योंकि जो मार्केट है उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। अब सवाल ये आता है कि जो ये सॉफ्टवेयर हमने डेवलप करा जिसको बाद में अबेंडन करना पड़ गया, तो ये जो खर्चा है, ये जो अपन ने खर्चा करा है, जो बेसिकली क्या हो गया, अबेंडन हो गया सॉफ्टवेयर पे, उसको क्या कर सकते हैं अपन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं क्या? सरकार ने कहा बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। इन लोगों ने कहा कि भाई बिल्कुल आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करा था, जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करा था वो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड था। इवन तो वो आपका जो है सॉफ्टवेयर क्या हो चुका है, अबेंडन हो चुका है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, उस खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो। अच्छा, आगे देखो क्या रखा है। जुडिशियल अपडेट नंबर 3 पढ़ते हैं। देखो एग्जांपल देखना क्या रखा है। इन लोगों ने कहा कि भाई एक एनआर कंपनी है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, ठीक है ना, एनआर कंपनी है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, उसकी एक सब्सिडी है इंडिया में, उसकी एक सब्सिडी है इंडिया में, ए लिमिटेड। अच्छा, ए लिमिटेड ने क्या करा है, एचडीएफसी बोले तो एचडीएफसी बैंक इंडिया से क्या कर रखा है, लोन ले रखा है। तो ये इंडिया में है, ठीक है ना, रेसिडेंट है, एचडीएफसी इंडिया की है। और ये जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन क्या है, एनआर है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन क्या है, एनआर है। अच्छा, ये जो एनआर की सब्सिडी है, एनआर की सब्सिडी है इंडिया में, इसने एचडीएफसी बैंक से क्या लिया है, एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है। अच्छा, ये जो बेसिकली लोन लिया है किसने, ए लिमिटेड ने एचडीएफसी बैंक से। इसकी गारंटी किसने दी है, इसकी गारंटी दी है एनआर ने, ठीक है ना, इसकी गारंटी किसने दी है, एनआर ने दी है। तो एनआर ने गारंटी दी है किसको, एचडीएफसी बैंक को। गारंटी देने के बाद एचडीएफसी बैंक ने क्या करा, लोन दे दिया। अब ये जो बेसिकली रेसिडेंट कंपनी है वो क्या कर रही है, गारंटी फीस पे कर रही है। वो क्या कर रही है, गारंटी फीस पे कर रही है किसको, गारंटी फीस पे कर रही है किसको, एनआर को। गारंटी फीस पे कर रही है किसको, एनआर को। अब सवाल ये आता है कि ये जो एनआर को गारंटी फीस मिल रही है, क्या एनआर के हाथ में हम इंटरेस्ट मानते हुए इंडिया में टैक्सेबल कर दें? तो बेसिकली अपना क्या डिसीजन निकल के आया, अपना डिसीजन ये निकल के आया कि ये जो गारंटी फीस है जो एनआर ने रिसीव करी है अपनी इंडियन सब्सिडी से, उसको जो है इंटरेस्ट नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी इन इंडिया। बस इतना सा काम है, इतना सा क्रक्स है, ऑलराइट। तो इन लोगों ने कहा कि वेदर द अमाउंट रिसीव्ड एज गारंटी फीस बाय द फॉरेन कंपनी फ्रॉम इट्स इंडियन सब्सिडी कंपनी, वो जो है इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आएगा। तो हमने कहा कि भाई वो इंटरेस्ट की डेफिनेशन में आपका नहीं आएगा। ईजी है, आगे बढ़े, गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, आगे बढ़े अपन।
तो ये अपने जो है बेसिकली सारे के सारे जुडिशियल अपडेट्स हो गए। ये अपने जो है सारे के सारे क्या हो गए, जुडिशियल अपडेट्स हो गए। अब एक बार अपन जो है स्टैट्यूटरी अपडेट पे चलते हैं। देखो स्टैट्यूटरी अपडेट दो दे रखे हैं जो आपकी आरटीपी में दी गए थे। इन लोगों ने कहा कि भाई कुछ टीडीएस के प्रोविजंस, ठीक है ना, कुछ टीडीएस के प्रोविजंस आईएफएससी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं अंडर एटीएलए। तो देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बिलो मेंशन टीडीएस प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स रिसीव्ड बाय द स्पेसिफाइड यूनिट्स जो आईएफएससी में लोकेटेड है और जो क्या कर रही है एटीएलए में डिडक्शन क्लेम कर रही है। तो जो एटीएलए है वो मेरे साथ आपने जो है डिडक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, वहां पर जो है आपको क्या मिलते हैं, इनकम बेस्ड डिडक्शंस मिलते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अबव रिलैक्सेशन इज अवेलेबल टू आईएफएससी यूनिट्स ओनली ड्यूरिंग द सेट प्रीवियस ईयर फॉर विच डिडक्शन अंडर एटीएलए इज बीइंग ऑप्टेड। तो मोटा मोटा आईएफएससी यूनिट्स कितने साल के लिए क्या कर रही है, एटीएलए में डिडक्शन ले रही है उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर में जो है बेसिकली ये वाले टीडीएस के प्रोविजंस, ये वाले टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। मतलब पेयर जो है इन टीडीएस के सेक्शन में टीडीएस नहीं काटेगा। तो लोगों ने क्या बता रखा है, रिस्पेक्टिव आईएफएससी यूनिट बता रखी है। जैसे बैंकिंग यूनिट है, तो बैंकिंग यूनिट है उन पे बेसिकली 195, 190J, 194J, 194H, 194H एंड 194H नहीं लगेगा। और ये बेसिकली इन लोगों ने नेचर ऑफ क्या दे रखे हैं, ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं। तो मोटा मोटा क्रक्स ये है, मोटा मोटा क्रक्स ये है कि भाई कोई आईएफएससी यूनिट है, ठीक है ना, जो एटीएलए के अंदर क्या कर रही है, डिडक्शन क्लेम कर रही है, उस पे जो है बेसिकली ये वाले टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो याद करने की जरूरत नहीं है, कोई याद भी नहीं कर सकता इसको, जो है पढ़ के बस क्या करो, पढ़ के जो है मोटा मोटा आप भूल जाओ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अगर आईएफएससी यूनिट है, अगर आईएफएससी यूनिट है वो क्या कर रही है, अगर आईएफएससी यूनिट है वो बेसिकली एटीएलए में डिडक्शन क्लेम कर रही है, तो ये वाले टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा जो है टेंशन मत लेना कि भाई ये सारे टीडीएस के प्रोविजंस याद होंगे कि नहीं होंगे, पढ़ के एक बार भूल जाना। बस ये याद रखना कि भाई अगर आईएफएससी यूनिट है एटीएलए में डिडक्शन क्लेम कर रही है तो टीडीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। कौन कौन से, ये वाले। अच्छा लास्ट देखो, लास्ट स्टैट्यूटरी अपडेट देखो क्या दे रखा है, 197A, 197A एक सेक्शन है जो बोलता है कि भाई कौन कौन से केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो 197A प्रोवाइड्स सर्कमस्टांसेस इन विच टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। अच्छा उसके अंदर देखो क्या दे रखा है, सेक्शन 197A(1D) प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय एन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ठीक है ना, फ्रॉम इंटरेस्ट पेड। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट का मतलब है कि भाई कोई बैंक जो सेज में लोकेटेड है, कोई बैंक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोले तो सेज में लोकेटेड है, तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो सेज है, तो बेसिकली सेज की यूनिट है उसको जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, उसको जो है टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। कब, अगर बेसिकली ये जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है वो क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, किसको, इंटरेस्ट पे कर रही है एनआर को या फिर आरबीएनआर को, किस पे, डिपॉजिट्स पे। तो एनआर या आरबीएनआर ने जो है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के पास कोई डिपॉजिट करा रखे होंगे। अच्छा डिपॉजिट कब कराए हैं, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005। तो बेसिकली पेयर को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पेयर को जो है बेसिकली टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट जो पे करा जा रहा है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसी तरह से अगर बेसिकली ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ने क्या करा है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ने बेसिकली एनआर या फिर आरबीएनआर से बोरोइंग कर रखी है, ठीक है ना, तो बेसिकली जो इंटरेस्ट पे करा जा रहा है, किसको, इंटरेस्ट पे करा जा रहा है एनआर या आरबीएनआर को, तो इस इंटरेस्ट पे जो है पेयर टीडीएस नहीं काटेगा। डन। तो लोगों ने मोटा मोटा यही बताया कि भाई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या कर रही है, जो इंटरेस्ट पे कर रही है किसको, एनआर को या आरबीएनआर को ऑन डिपॉजिट या बोरोइंग, उस पर जो है टैक्स नहीं कटेगा। अच्छा ये वाला जो बेसिकली इंटरेस्ट है, ये वाला जो बेसिकली इंटरेस्ट है वो हमने क्या करा है, एनआर और आरबीएनआर के हाथ में क्या कर रखा है, एग्जाम कर रखा है, एग्जाम भी कर रखा है। तो सेक्शन 10, 15, ठीक है ना, 8 प्रोवाइड्स दैट सच इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ सच एनआर और आरबीएनआर। बस इतना सा है, पढ़ के आपको जो है क्या करना है, दिमाग में याद रखना है, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई एग्जाम में एक दो जो इनमें से ही एडजस्टमेंट्स है वो आपके टेस्ट कर लिए जाए। ऑलराइट, तो अपना जो है स्टैट्यूटरी अपडेट पूरा हो गया, जुडिशियल अपडेट पूरा हो गया। अच्छा डीटी के जो रिवीजन वीडियोस है मैंने यूट्यूब पे ही डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से जो आईडीटी के रिवीजन वीडियोस है वो भी हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, ठीक है। अच्छा डीटी के हमने सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। एक एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करा रखा है, ठीक है ना। नवंबर 25 एंड मिड 25 के लिए एप्लीकेबल है। आईटी के भी हमने बहुत से चैप्टर्स के क्वेश्चंस एंड रिवीजन वीडियोस करा रखे हैं, प्लस एएफएम के भी हमने रिवीजन वीडियोस एंड क्वेश्चन वीडियोस जो है यूट्यूब पे डालना चालू कर दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छा डीटी और आईटी की अगर आपको क्लास चाहिए फॉर मे 25 एंड नवंबर 25, तो जो है आप क्या कर सकते हो, बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वेबसाइट की, उधर से जाके एनरोल कर सकते हो। डीटी की क्लास मात्र आपको 3000 रुपीज में पड़ेगी एंड आईटी की क्लास मात्र आपको 2000 रुपीज में पड़ेगी। इसी तरह से हम बेसिकली विद इन 15 to 20 डेज क्या करेंगे, एएफएम का भी बैच लॉन्च करेंगे एप्लीकेबल फॉर नवंबर 25। ऑलराइट, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप जो है क्या कर सकते हो, बेसिकली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उधर जो है बेसिकली आप डाउट्स पूछ सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मे 25 एंड नवंबर 25 के लिए आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वेबसाइट से जाके आप इनरोल कर सकते हो।